जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी पर्सन ने मनी गैंग को हरा दिया था। इसके बाद मास्टर और जू में जब पैसों को लेकर बहस होती है तभी ऑर्डिनरी पर्सन देखता है कि कोई छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद वो पर्सन उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन काफी हैरान है और सोचता है कि उसके आने का एहसास मुझे क्यों नहीं हुआ। लेकिन मास्टर उसके आने से बिल्कुल भी हैरान नहीं है। असल में वो इस शख्स को पहले से ही जानते हैं। असल में ये पर्सन एक जासूस है, यानी कि डिटेक्टिव है। ये आने वाला पर्सन सुसैन सेट का जासूस 327 है। असल में यहाँ पर जासूसों को नाम की जगह नंबर दिए जाते हैं ताकि उनकी पहचान सबसे छुपी रहे। इसी वजह से इस जासूस का नाम डिटेक्टिव 327 है। डिटेक्टिव 327 को देखकर ऑर्डिनरी पर्सन उसके पास तहकीकात करने जाने लगता है तो मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये उनका ही आदमी है। डिटेक्टिव 327 मास्टर को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि आप अभी तक जिंदा हैं। मुझे आपको जिंदा देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो मास्टर उसे कहते हैं कि फिलहाल तो मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। मास्टर उसे खबर देने को कहते हैं। वो मास्टर को बताता है कि अंकल वैन टॉस दिन रात सिर्फ आपकी वापसी का ही इंतजार किया करते हैं, जो कि अब पागलपन की हद तक पहुँच गया है। इसलिए मुझे उनकी काफी चिंता हो रही है। उस फरमान में अंकल वेंटॉ ने मास्टर लॉ को जल्द से वापस आने के लिए कहा था, क्योंकि वो बहुत जल्द माउंटेन पर चढ़ जाएंगे। इसलिए वो वहाँ जाने से पहले एक बार मास्टर लॉ से मिलना चाहते हैं। मास्टर डिटेक्टिव 327 से कहते हैं कि जाकर अंकल को बता दो कि मैं 1 महीने बाद माउंटेन पर चढ़ूंगा। तब डिटेक्टिव कहता है कि मुझे डर है कि हम 1 महीने तक आपका इंतजार नहीं कर पाएंगे और मैंने सुना है कि आपको सीलिंग में हैक किया गया था। मास्टर वन ने 1000 टन सोने की शर्त लगाने को कहा है और कहा है कि आप डेस्परेट सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं और अगर आप शू माउंटेन पर नहीं जाएंगे तो वो शर्त हार जाएंगे। अब ये सुनकर वो ऑर्डिनरी पर्सन कहता है कि अंकल ने इतने सारे पैसे क्यों शर्त में लगाए, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा और उस जगह को लुटेरों से आजाद करना होगा। जो जब उस फरमान को पढ़ती है तो उसमें मास्टर लॉ के बारे में लिखा था कि उन्हें वाइन पीने की लत है। इसे सुनकर लॉ डिटेक्टिव 327 से कहते हैं कि क्या तुम इसे मेरा मजाक बनाने के लिए लाए हो। तो डिटेक्टिव 327 इस बार उन्हें असली फरमान देता है, जिसे लॉ जला देता है। जिस पर जो कहती है कि आपने इसे क्यों जला दिया। लॉ कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें केवल माइंड में होनी चाहिए, किसी दस्तावेज में नहीं। लॉ उससे आगे पूछता है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। वो उसे बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे बूढ़े व्यक्ति को भी अप्रेंटिस के लिए स्वीकार किया जाएगा। डिटेक्टिव उन्हें आगे बताता है कि मास्टर लॉ ने मानव जाति की कल्टीवेशन के लिए एक होली प्लेस बनाया है और उनका पीछा करना वास्तव में कष्टदायी है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे शू माउंटेन में कोई भी आपको धमका नहीं सकता। तभी लॉ डिटेक्टिव 327 को बताता है कि ये वही शेष है जिसे मैंने अपने मास्टर निंगजी के लिए भर्ती किया है। ये सुनकर डिटेक्टिव काफी चौंक जाता है। ऑर्डिनरी पर्सन की स्वॉर्ड देखकर वो लॉ से कहता है कि आपने इसे वैम्पायर स्वॉर्ड दे दी। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम लॉ और बाकी लोगों को घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। लॉ उन्हें बताता है कि कल क्वान लिंग से सामान का एक बैच आएगा जो कि जंगल के अंदर से 10 मील की दूरी तय करेगा। क्वांग गैंग क्विंग डायनेस्टी के वक्त बाहर चला गया था। वो ऑर्डिनरी पर्सन से कहता है कि हमें कल उसमें से सबसे कीमती चीजों को ढूंढना है और उसे खाना है। इसके बाद तुम बाहर निकलने के रास्ते से निकल पाओगे और कल्टीवेशन के रास्ते पर जा पाओगे। लॉ की ये बात सुनकर ऑर्डिनरी पर्सन कुछ सोचने लगता है। ये देखकर लॉ कहते हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। ऑर्डिनरी पर्सन लॉ से पूछता है कि बहुत सालों पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड ने आपका पीछा क्यों किया था। ये सुनकर लॉ कहता है कि तुम ये पूछे बिना मेरे साथ इतने साल रहे और अब अचानक तुम्हें ये क्यों जानना है। तब वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि आपने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया। उसकी ये बात सुनकर लॉ सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसे बताते हैं कि वे लड़कियों को घरों में गुलाम बनाकर रखते थे और मैंने उन सभी को मार दिया और मैंने ऐसा कल्टीवेशन वर्ल्ड से बदला लेने के लिए किया था और इस वजह से अब उनके वंशज आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों चलते हुए अपनी एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं जो कि उनका घर है। इसके बाद मास्टर लॉ अपनी मैजिकल पावर का यूज करके जू को अंदर सुला देते हैं और ऑर्डिनरी पर्सन से कहते हैं कि अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए पहले एक बूस्ट देना होगा। और इतना कहकर वो ऑर्डिनरी पर्सन पर अटैक करते हैं
हैं जिनके हमले को वो डॉज करता है और वो उस पर काफी खतरनाक अटैक करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कि क्या मैं 6 चालों का सामना कर सकता हूँ या नहीं। लॉ उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है जिसको कि ऑर्डिनरी पर्सन अपनी अम्ब्रेला शीट से रोकता है। असल में मास्टर लॉ यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन को ट्रेन कर रहे थे। वो उसके डिफेंसिंग स्किल्स को देख कर कहते हैं कि तुमने पहले से काफी सुधार कर लिया है। इसके बाद वे दोनों अंदर आ जाते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन उनसे पूछता है कि वे इस लड़की के परिवार को क्यों खत्म करना चाहते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एपिसोड फर्स्ट में हमने जिस लड़के और बच्ची को देखा था वे यही दोनों हैं। लॉ उन्हें बताता है कि पेई परिवार के नष्ट होने से पहले डीमस और इविल से रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। पेई के पास कल्टीवेशन का हाई टैलेंट है जिसकी मांग कई कल्टीवेटर्स द्वारा की गई है, लेकिन पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इमोर्टल अलायंस द्वारा बंधा हुआ है। कल्टीवेटिंग इमोर्टल अलायंस लीडर 600 सालों तक जिंदा रहता है और कल्टीवेशन के मैनिपुलेट करने के लिए वो लीडर फेई परिवार के तीसरे बच्चे से शादी करना चाहता है। ये सुनकर ऑर्डिनरी पर्सन कहता है कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। लॉ कहता है कि पे भी इसके लिए सहमत नहीं थे, इसलिए मैं उनकी 10 साल की लड़की को बचाकर अपने साथ ले आया और उन सब की पहुंच से बहुत दूर भाग गया और फिर मैं तुमसे मिला। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि कल हमें अपने मिशन पर भी जाना है। ऑर्डिनरी पर्सन लॉ से कहता है कि मैं आपसे केवल एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। कल जिस सामान को हम लूटने जा रहे हैं उसका ओनर यानी कि मालिक कौन है? लॉ बताता है कि वो बहुत ही निर्दयी और दुष्ट इंसान है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑर्डिनरी पर्सन भी जाकर सो जाता है। अब सीन यहाँ से अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर वही बैड गुड्स यानी कि सामान को ले जाते हुए दिखाते हैं। वही दूर पहाड़ों की चोटी से लॉ और ऑर्डिनरी पर्सन भी उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।